द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसन ने। ये किताब आपको जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाएगी, बल्कि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज सिखाएगी। पैसे के साथ एक स्वस्थ, स्थायी और समझदारी भरा रिश्ता कैसे बनाया जाए। जो बातें आप अब सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती हैं, खासतौर पर बचत, खर्च, रिस्क, सफलता और यहां तक कि खुशियों को लेकर भी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई आम फाइनेंस बुक नहीं है। इसमें ना कोई कठिन फॉर्मूले हैं, ना स्टॉक चार्ट और ना ही किसी तरह का जटिल शब्द जाल। इस किताब को समझने के लिए आपको निवेशक या अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किताब असल में पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये व्यवहार, इंसानों और हमारी सोच के बारे में है। इसमें आप जानेंगे कि जो फैसला कागज पर सबसे समझदारी वाला लगता है, वो जिंदगी में जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। आप ये भी समझेंगे कि किस्मत और रिस्क का हमारी सफलता में कितना बड़ा हाथ होता है, और ये कि पैसे को अच्छे से मैनेज करना सब कुछ जानने की बात नहीं है, बल्कि कुछ खास आदतों को अपनाने और उन्हें बनाए रखने की बात है। इस किताब में हर चैप्टर एक ऐसी कहानी की तरह है, जैसे कोई समझदार दोस्त आपको अपने अनुभव से सिखा रहा हो, जो खुद गलती कर चुका है, उससे सीखा है और अब चाहता है कि आप वो गलतियां ना दोहराएं। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप पैसों को एकदम नए नजरिए से देखेंगे। उसे सिर्फ बैंक अकाउंट में एक नंबर नहीं, बल्कि एक आजादी, शांति और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के जरिया के रूप में समझेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जो ना सिर्फ आपके पैसे के मैनेजमेंट को, बल्कि आपकी सोच, आदतें और रोजमर्रा के फैसलों को भी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय 1। कोई पागल नहीं होता। क्या आपने कभी किसी को पैसे खर्च करते हुए देखा है और सोचा है, ये क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें कुछ समझ नहीं है? जैसे कोई अपनी आधी सैलरी लग्जरी कार पर उड़ा देता है, हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदता है, या फिर बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन फिर भी निवेश करने से डरता है। ये सब कुछ आपको शायद बेहुदा या बेवकूफी लगे, लेकिन रुकिए, वो लोग पागल नहीं हैं। उनके नजरिए से, उनके अनुभवों के आधार पर जो वो कर रहे हैं, वो शायद उन्हें सबसे समझदारी वाला फैसला लगता है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं, तो आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं, अपनी खुद की पैसे से जुड़ी आदतों को बेहतर समझने लगते हैं और फाइनेंस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। लोग फैसले तथ्यों से नहीं, भावनाओं से लेते हैं। कल्पना कीजिए 2 बच्चों की। एक बच्चा मंदी, रिसेशन के दौरान बड़ा होता है। उसके माता पिता की नौकरी चली जाती है, घर पर बिल्लों को लेकर टेंशन रहती है, डिनर टेबल पर फुसफुसाहट होती है, कहीं घर न छिन जाए। दूसरा बच्चा एक आर्थिक बूम के दौरान बड़ा होता है। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, पैसा घर में आसानी से आ रहा है, हर साल छुट्टियां प्लान हो रही हैं। अब 20 साल बाद क्या आप सोचते हैं कि ये दोनों लोग पैसे को एक जैसे देखेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले वाले ने सीखा, हर पैसे की कीमत है और उसे बचाकर रखना जरूरी है। दूसरे वाले ने सीखा, जोखिम लेना फायदा दिला सकता है। आप किताबों से सीख सकते हैं, लेकिन अनुभव की जगह कुछ नहीं ले सकता। आप दुनिया की सारी फाइनेंस बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी यह डर महसूस नहीं किया कि आपका कार्ड किराने की दुकान में डिक्लाइन न हो जाए, या ये न जाना कि किराया कहां से भरेंगे, तो आप पैसे का स्ट्रेस कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट क्रैश के सारे चार्ट्स देख सकते हैं, लेकिन वो आपको वो एहसास नहीं दिला सकते जब आप घर आकर अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं, कहीं मेरी एक गलती ने इनका फ्यूचर तो खतरे में नहीं डाल दिया। भावनाएं हमेशा आंकड़ों पर भारी पड़ती हैं,
हम पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लेते हैं। आपका जन्म वर्ष भी आपकी सोच को आकार देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1990 में 20 साल के हुए थे, तो आपने स्टॉक मार्केट को तेजी से ऊपर जाते देखा होगा। आप शायद निवेश पर भरोसा करते होंगे। लेकिन अगर आप 1970 में 20 साल के हुए थे, तो महंगाई चरम पर थी, मार्केट ठहर सा गया था। आप स्टॉक्स को जोखिम भरा या खतरनाक मान सकते हैं। किसी की सोच सही या गलत नहीं है, बस वक्त और अनुभव अलग हैं। लॉटरी टिकट की असली वजह समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कम आमदनी वाले लोग लॉटरी टिकट पर पैसा क्यों खर्च करते हैं? लेकिन जरा उनकी जिंदगी को महसूस कीजिए। हर महीने बस किसी तरह गुजर बसर, न छुट्टियां, न फ्यूचर के लिए बचत, न बच्चों के लिए कॉलेज की उम्मीद। ऐसे में एक लॉटरी टिकट उन्हें उम्मीद देता है। शायद, सिर्फ शायद, जिंदगी बदल जाए। वो जुआ नहीं खेल रहे, वो सपना खरीद रहे हैं। असल बात, कोई भी पागल नहीं है। हर कोई पैसे के बारे में एक अलग कहानी अपने मन में बुनता है। वो कहानी उनके अनुभवों, डर, उम्मीदों और जरूरतों से बनी होती है। चाहे वो निवेश हो, लॉटरी हो या रिटायरमेंट प्लानिंग, हर कोई बस एक ऐसी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो खुद को सुरक्षित, सफल और काबू में महसूस कर सके। और ये कहानियां तर्क नहीं, अनुभव से बनती हैं। और एक जरूरी बात, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। रिटायरमेंट प्लान, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, होम लोन, ये सब नई चीजें हैं। आज से 2 पीढ़ी पहले लोग रिटायर ही नहीं होते थे। वो तब तक काम करते थे जब तक कर सकते थे। स्टॉक मार्केट एप्स स्मार्टफोन के साथ आए हैं। ना इनकी उम्र ज्यादा है, ना भरोसा। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या है? हर इंसान का फाइनेंशियल फैसला उसके अनुभव के हिसाब से सही होता है। आपका काम है समझना वो अपनी किस कहानी पर यकीन कर रहा है, और अपने लिए सोचना, मैंने उस वक्त कौन सी कहानी पर भरोसा किया था। जब आप ये समझ जाते हैं तो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, जिंदगी में भी बेहतर फैसले लेने लगते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे लक एंड रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम की, जो हमारी सफलता और असफलता में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। बने रहिए कि अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। कल्पना कीजिए 2 लोगों की, दोनों की समझ बराबर, मेहनत बराबर, लगन भी बराबर। फिर भी एक आलीशान बंगले में रहता है और दूसरा दिवालिया हो जाता है। क्यों? क्या एक ने कोई खास चाल चली और दूसरा मूर्ख था? सच ये है, सफलता कभी सिर्फ हुनर की वजह से नहीं आती और असफलता कभी सिर्फ गलती से नहीं होती। पीठ पीछे हमेशा 2 अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, किस्मत, लक, और जोखिम, रिस्क। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ये दोनों ताकतें हमारी जिंदगी और पैसों के फैसलों को किस तरह प्रभावित करती हैं और कैसे कई बार ये इतना गुप्त रूप में होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। एक कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जीनियस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में जब ज्यादातर स्कूलों में बच्चे पेंसिल और कॉपी से पढ़ रहे थे, तब बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर था, और वो भी प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। बिल गेट्स ने वो कंप्यूटर खुद नहीं खरीदा, उसने कोई मांग नहीं रखी, बस वो वहां था और बिल भी। पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ करीब 300 बच्चों को ऐसे स्कूल मिले
जहां ऐसा एक्सेस था। बिल उन्हीं में से एक थे और उन्होंने उस मौके को पहचाना, सीखा, प्रयोग किया और माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। अब कहानी का दूसरा पहलू, पैसे क्या, एल्फाम केंट एवंस, बिल गेट्स का सबसे अच्छा दोस्त, उतना ही तेज, उतना ही जोश से भरा, उतना ही कंप्यूटर के लिए जुनूनी। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन एक दिन केंट पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गया, फिसला, गिरा और कभी लौट कर नहीं आया। एक हादसा और एक जिंदगी, एक सपना, सब खत्म। तो फर्क क्या था? बिल गेट्स किस्मत से सही वक्त पर, सही जगह पर। केंट एवंस जोखिम का शिकार, गलत वक्त पर, गलत जगह। दोनों की मेहनत, सोच और काबिलियत समान थी, लेकिन किस्मत और जोखिम ने रास्ते बदल दिए। हम जो देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। मान लीजिए दो लोग एक जैसा बिजनेस शुरू करते हैं, एक सफल हो जाता है, उसे लोग जीनियस कहते हैं। दूसरा असफल हो जाता है, लोग कहते हैं गलत फैसले लिए। लेकिन हो सकता है पहले वाले को एक बड़ा क्लाइंट मिल गया किस्मत से, और दूसरे के घर में कोई बीमारी आ गई, खर्चा बढ़ गया जोखिम से। फैसले एक जैसे, नतीजे बिल्कुल अलग। पर हम क्या करते हैं? हम सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा। लेकिन अगर उस सफलता में किस्मत का बड़ा हाथ था, तो वो फार्मूला आपके लिए शायद कभी काम ही ना करे। दूसरी तरफ, अगर आप फेल हुए और आप समझें कि मैं बेवकूफ था, तो हो सकता है आपने कुछ गलत नहीं किया हो, बस जोखिम ने आपको मात दे दी। एक और उदाहरण जो सबक देता है, रिचर्ड फुस्को ने, एक बड़ा नाम, मेरिल लिंच का पूर्व कार्यकारी। बड़ी कोठी, महंगी कारें, शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन एक कमजोरी थी, कर्ज, डेट, बहुत सारा। जब 2008 की मंदी आई, सब कुछ चला गया। वहीं दूसरी ओर रोनाल्ड रीड, एक छोटा मोटा गैस स्टेशन वर्कर और सफाई कर्मी। शांत जिंदगी, नियमित बचत। मरने के बाद सबको पता चला उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। कौन ज्यादा होशियार था? कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, किस्मत और जोखिम दोनों ने अपना रोल बखूबी निभाया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। सफलता एक खराब टीचर होती है। ये होशियार लोगों को भी ये यकीन दिला देती है कि वे कभी हार नहीं सकते। इसलिए जब आप जीतें तो घमंड मत कीजिए, और जब आप हारें तो टूटिए मत, क्योंकि कई बार ये हार या जीत आपके फैसलों की नहीं, किस्मत और जोखिम की कहानी होती है। इस अध्याय से बड़ा सबक क्या है? सफलता को आंकते समय सावधान रहिए, और उससे भी ज्यादा असफलता को आंकते समय, क्योंकि जो हमें जीनियस लगता है वो बस लकी हो सकता है, और जो हमें मूर्ख लगे वो बस अनलकी हो सकता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे, कभी भी पर्याप्त नहीं होता, नेवर इनफ। वो खतरा जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी बर्बादी की ओर ले जाता है। यह अध्याय बहुत जरूरी है, बने रहिए। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता, नेवर इनफ। कल्पना कीजिए आप अपने सोफे पर लेटे हुए हैं, बिल भर चुके हैं, फ्रिज में खाना भरा है, बैंक अकाउंट में कुछ अतिरिक्त पैसे भी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल घूमता है, क्या ये काफी है? क्या इतना होना काफी है ताकि चिंता खत्म हो जाए? क्या अब मैं सच में खुश हूं? क्या मैं सुरक्षित हूं? सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यह आवाज कम नहीं होती जब आप ज्यादा कमाने लगते हैं, बल्कि ये तो बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देती है। पर्याप्त एक मृग तृष्णा की तरह बन जाती है। जैसे ही आप पास पहुंचते हैं, वो और दूर चली जाती है। यह अध्याय एक खतरनाक जाल के बारे में है, और याशम और
यहां हम उन असली कहानियों की बात करेंगे जहां लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि कब रुकना है। और जब ये अध्याय खत्म होगा, आप ये समझ पाएंगे कि कैसे कभी भी पर्याप्त नहीं होता वाली सोच सबसे अमीर लोगों को भी तबाह कर सकती है। तो हम कभी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जैसे ही हमें कुछ मिलता है, हम तुलना शुरू कर देते हैं। मेरे पास है, लेकिन उससे कम है। और ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। एक सच्ची कहानी, राजत गुप्ता। भारत में गरीबी में जन्मे राजत गुप्ता दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने। धूल भरी गलियों से चलकर वो मैनहट्टन के बोर्ड रूम तक पहुंचे। 50 की उम्र में फर्स्ट क्लास में सफर, बड़े बड़े कॉरपोरेट बोर्ड्स का हिस्सा, राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाते, $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति, इज्जत, दौलत, ताकत, सब कुछ। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपने आसपास के अरबपतियों को देखा तो उन्हें खुद की हैसियत छोटी लगने लगी। उन्होंने अरबपति बनने की जल्दी पकड़ ली और इसके लिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। एक हेज फंड दोस्त को गोपनीय जानकारी देकर उसे करोड़ों का फायदा कराया। अंत में गिरफ्तारी, जेल, बदनामी, सारी कमाई, इज्जत और विरासत चली गई। किस लिए? सिर्फ और ज्यादा के लिए। और सिर्फ गुप्ता ही नहीं, बर्नी मेडॉफ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो पहले से ही एक सफल बिजनेसमैन थे, वैध तरीके से करोड़ों कमा रहे थे, सम्मानित थे, सफल थे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। फर्जी निवेश स्कीम बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। कभी वे अरबों की नकली कमाई दिखा रहे थे, पर जब सच्चाई सामने आई, सब कुछ ढह गया। बाकी जिंदगी जेल में गुजरी। क्यों? क्योंकि थोड़ा और चाहिए था। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जो कुछ आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर लगाना जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, वो मूर्खता है। और फिर भी लोग हर रोज ऐसा करते हैं। ये सब तुलना की वजह से होता है। आपके पास $1 लाख सालाना की आमदनी है, आराम से रहते हैं, थोड़ी बचत भी करते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन फिर पता चलता है आपका सहकर्मी $2 लाख कमा रहा है। अब जो काफी था वो अब कम लगने लगता है। अब आप और मेहनत करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा तेज दौड़ते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। ये सोशल कंपैरिजन है और ये हर जगह है। आपके सहकर्मी की तुलना किसी करोड़पति से है। वो करोड़पति किसी हेज फंड वाले से तुलना करता है। हेज फंड वाला इलॉन मस्क से तुलना करता है, और मस्क शायद ब्रह्मांड से कर रहे हो। सीढ़ी कभी खत्म नहीं होती। कहानी को एक और नजर से देखें। सोचिए, आप बुफे में खाना खा रहे हैं, आपने प्लेट भर ली, पेट भर गया। लेकिन फिर किसी की प्लेट में लॉबस्टर और विदेशी चीजें देखते हैं। अब आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं, फिर से भर लेते हैं प्लेट। अब जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी और की प्लेट देखकर अपने निर्णय बदले। इस अध्याय का बड़ा सबक क्या है? जानिए कि आपके लिए काफी क्या है। यह समझ आपको बेवजह का रिस्क लेने से रोकेगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप पहले से ही कितने अमीर हैं। अगर आप देखना चाहें, अगली बार जब आप खुद को शो थोड़ा और के पीछे भागते हुए पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पहले से वो सब है जो मुझे जरूरत है? अगर जवाब हां है, तो शायद अब समय आ गया है। भागना बंद करें और चारों ओर देखें। शायद जो नजारा आज है वही सबसे सुंदर है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस अद्भुत ताकत की जो असल में धन को बढ़ाती है, बिना किस्मत या तगड़ी इनकम के भी। इसे कहते हैं कॉन्फाउंडिंग कॉम्पाउंडिंग, यानी जादू जैसा चक्रवृद्धि लाभ। बने रहिए। अध्याय 4, चौंकाने वाली चक्रवृद्धि शक्ति, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग।
धन बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? बड़ी सैलरी, कोई गुप्त निवेश योजना, या कोई एक बार में अमीर बना देने वाला बिजनेस आइडिया? नहीं, असल जवाब थोड़ा उबाऊ है, थोड़ा धीमा, लेकिन यह किसी जादू से कम नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, क्योंकि इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि पहली नजर में यह यकीन करने लायक नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं वॉरेन बफेट से। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, निवेश की दुनिया के लीजेंड। लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि बफेट की 90% से ज्यादा दौलत उन्होंने 65 की उम्र के बाद बनाई। हाँ, 65 के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू किया, सिर्फ 10 साल की उम्र में। और फिर उन्होंने लगातार स्थिरता से लंबे समय तक निवेश करना जारी रखा। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो कंपाउंडिंग होता क्या है? सोचिए, एक बर्फ का गोला पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे लुढ़कता है। शुरू में छोटा, धीमा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वो और बर्फ समेटता है और बड़ा और तेज होता जाता है। पैसा भी ऐसा ही है। आपकी बचत पर ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और यह चक्र सालों तक चलता रहता है। शुरुआत में असर छोटा दिखेगा, लेकिन समय के साथ यह इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, क्योंकि इसके नतीजे अविश्वसनीय लगते हैं। पर समस्या यह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। 2 से 3 साल बचत की, असर छोटा दिखा, और फिर उन्होंने सब निकाल लिया या किसी और तेज ये तरीके में निवेश कर दिया। लेकिन कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है। यह आपको तुरंत इनाम नहीं देती, यह धैर्य को इनाम देती है। हम रहते हैं फास्ट की दुनिया में, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। 5 मिनट की डिलीवरी, इंस्टा रील्स, एक हफ्ते में डाइट प्लान, क्रैश कोर्सेज, वायरल सक्सेस स्टोरीज। लेकिन कंपाउंडिंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह धीमे और स्थिर गेम का खिलाड़ी है। फिर से बफेट की बात करें। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश शुरू किया होता या 60 की उम्र में रिटायर हो गए होते, तो शायद वे अभी भी अमीर होते। लेकिन वॉरेन बफेट ना होते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी टाइम इन द गेम। और यही सबसे जरूरी बात है। आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए जल्दी शुरुआत, नियमित निवेश और धैर्य। चाहे आप 500 रुपये प्रति हफ्ते बचाते हैं या 5,000 रुपये, मुद्दा यह है कि आप लगे रहें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, धन बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है समय। ना किस्मत, ना होशियारी, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना। चक्रवृद्धि शक्ति उनके लिए काम करती है जो रुकते नहीं, जो जल्दी हार नहीं मानते। धीमी शुरुआत करें, साधारण प्लान रखें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। भले ही आपके निवेश छोटे लगें, लेकिन समय के साथ वो एक बर्फ के गोले की तरह विशाल बन सकते हैं। अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण फर्क समझेंगे। धन कमाना और धन बनाए रखना दो बिल्कुल अलग खेल होते हैं। कमाना एक कला है, लेकिन बचाना एक जिम्मेदारी। बने रहिए। मॉम। अध्याय 5, धन कमाना बनाम धन बचाए रखना। गेटिंग वेल्थी वर्स स्टेइंग वेल्थी। सवाल आसान है, क्या ज्यादा मुश्किल है, अमीर बनना या अमीर बने रहना? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं ये दो बिल्कुल अलग तरह की स्किल्स हैं। अमीर बनना एक आक्रामक खेल है। इसके लिए चाहिए जोखिम उठाना, हिम्मत, बड़ा सोचना, उन फैसलों पर हां कहना जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। यह है अटैक मोड, जहां आप बिजनेस शुरू करते हैं, नई चीजें आजमाते हैं, तेज फैसले लेते हैं। पर अमीर बने रहना वो एक रक्षात्मक खेल है। यहां बात होती है सावधानी की, धैर्य की,
संरक्षण, प्रेजर्वेशन की। अब आपकी रणनीति बदल जाती है। अब आपको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि मैंने जो बनाया है वो ना बिखर जाए। इसे एक गेम की तरह समझिए। शुरुआत में आप पोकर खेल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, बड़े दांव लगा रहे हैं। अब आपके सामने चिप्स का ढेर लग गया है। क्या आप अभी भी हर हाथ में ऑल इन करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब खेल का मकसद है जीता हुआ न गंवाना। मॉर्गन एक कहानी बताते हैं, जेसी लिवरमोर की। 1929 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, जेसी ने सही समय पर बाजार के खिलाफ दांव लगाकर करोड़ों कमाए। उन्हें स्टॉक मार्केट का जादूगर कहा जाने लगा। सम्मान, ताकत, शोहरत सब मिला। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अपनी जीत को काबू में नहीं रखा और भी बड़ा खेलने लगे और रिस्क उठाने लगे और एक दिन सब कुछ खो दिया। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बचाने का खेल खेलना नहीं सीखा। एक शानदार हवेली बनाना और फिर उसमें पटाखे चलाना। सोचिए, आपने एक शानदार घर बनाया, ईंट दर ईंट, सालों की मेहनत और बचत से। क्या आप उसमें आतिशबाजी जलाएंगे? क्या आंधी में दरवाजे खुले छोड़ देंगे? नहीं ना। लेकिन यही गलती हम पैसे के साथ कर बैठते हैं। जो कमाया उसी को फिर से जोखिम में डाल देते हैं। तो अमीर कैसे रहा जाए? मॉर्गन कहते हैं 3 गुण जरूरी हैं। पहली, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी। अपने साधनों से कम में जीना, चाहे आप ज्यादा कमा सकते हो। 2, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि आप कभी भी गलत हो सकते हैं, बाजार कभी भी पलट सकता है। 3, थोड़ा डर, फियर। ऐसा डर नहीं जो रोक दे, बल्कि ऐसा जो आपको अनावश्यक जोखिम से बचाए। धन की रक्षा करना घर की सुरक्षा जैसा है। जरूरी है, शायद मजेदार नहीं, लेकिन आपका भविष्य इसी पर टिका है। कई लोग जिंदगी भर दौलत बनाते हैं, लेकिन एक गलती, एक लालच या एक गलत दांव और सब कुछ चला जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या है? धन कमाना और धन बचाए रखना 2 अलग अलग खेल हैं। अमीर बनने के लिए चाहिए बहादुरी। अमीर बने रहने के लिए चाहिए सावधानी। स्मार्ट वो नहीं जो तेज भागे, स्मार्ट वो है जो जानता है कब रुकना है। कभी कभी सबसे बुद्धिमान कदम होता है। अब और नहीं, अब इसे संभाल कर रखना है। अगले अध्याय में हम एक आम मिथक तोड़ेंगे कि बार बार जीतना जरूरी है। क्या हो अगर अमीर बनने के लिए सिर्फ एक बार जीतना काफी हो? आगे आने वाला अध्याय, टेल्स यू विन, आपकी सोच को फिर से बदल देगा। बने रहिए। अध्याय 6, टेल्स यू विन, एक बार की जीत, जिंदगी भर का बदलाव। कल्पना कीजिए, आप सिक्का उछालते हैं, बार बार हेड्स आता है, आप हारते हैं, फिर अचानक एक बार टेल आता है और आप जीत जाते हैं। इतनी बड़ी कि सारी पिछली हारें बेकार लगती हैं। यही है टेल इवेंट्स का जादू। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं, सफलता लगातार जीतने से नहीं आती, बल्कि वो कभी कभार मिलने वाली बड़ी जीतों से आती है, जो सब कुछ बदल देती है। सच्चाई ये है, ज्यादातर चीजें काम नहीं करती। आइडियाज फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, लोग धोखा देते हैं, योजनाएं बिगड़ जाती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एक चीज चल जाती है और वही जिंदगी की दिशा बदल देती है। मॉर्गन इसे कहते हैं टेल इवेंट, यानी ऐसा दुर्लभ मौका जो जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। एप्पल की कहानी देखें। एप्पल ने सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ ठीक ठाक रहे, कुछ फ्लॉप हो गए। फिर आया आईफोन। बस उसी एक टेल इवेंट ने
एप्पल को एक सामान्य टेक कंपनी से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। बाकी प्रोडक्ट्स जरूरी थे, लेकिन आईफोन ने सब बदल दिया। ऐसी ही टेल इवेंट्स हमारी जिंदगी में भी होती है। एक नया दोस्त बना और आपकी पूरी सोशल लाइफ बदल गई। एक जॉब ऑफर मिला और करियर की दिशा बदल गई। एक शहर बदला और सोच, जीवन शैली सब बदल गया। शायद आपने 95% बार जो कोशिश की वो काम नहीं आई, लेकिन वो 5% जीत ने सब संभाल लिया। तो मॉर्गन क्या कहते हैं? हर कोशिश से जीतने की उम्मीद मत रखो, बल्कि ये मानकर चलो कि अधिकतर चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन फिर भी लगे रहो, क्योंकि जब टेल इवेंट आता है वो सब बदल देता है। लोग कहां गलती करते हैं? वो 2-3 बार कोशिश करते हैं, नतीजा नहीं आया तो हार मान लेते हैं, सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, सभी सफल लोग बार बार फेल हुए हैं, लेकिन वो खेल में बने रहे। और फिर एक टेल इवेंट आया जिसने उन्हें जीनियस बना दिया। माइकल जॉर्डन का उदाहरण, 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, करीब 300 गेम्स हारे, 26 बार गेम विनिंग शॉट लिया और चूके। फिर भी उन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेल में बने रहे। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बार बड़ा जीतने की जरूरत है। छोटी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दो, लगे रहो, सीखते रहो और सबसे जरूरी, खेल में बने रहो, क्योंकि अगली टेल इवेंट शायद कोने में ही हो। अब हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो बताता है कि असली धन का मतलब क्या है। वो गाड़ी, वो घर, वो घड़ी शायद असली दौलत नहीं है। अगले अध्याय में बात करेंगे फ्रीडम, आजादी। बने रहिए। अध्याय 7, आजादी, फ्रीडम। जरा सोचिए, आप बिना अलार्म के उठते हैं, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई मीटिंग, आराम से नाश्ता करते हैं, थोड़ी टहलने निकलते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर बस शांति से बैठते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई आपको जल्दी नहीं करवा रहा, कोई आपकी दिनचर्या का मालिक नहीं है। यही होती है असली आजादी। अब सोचिए आपकी असली जिंदगी कैसी है। सुबह अलार्म की आवाज, भाग दौड़, ट्रैफिक, दिन भर की मीटिंग्स और रात में थक कर गिर पड़ना। क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए आप पैसे कमा रहे हैं? अब सवाल ये है, अगर आपको अभी कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, तो आप उससे क्या करेंगे? बड़ा घर खरीदेंगे? लग्जरी कार लेंगे? विदेश यात्रा? ठीक है, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे से सबसे कीमती चीज जो खरीदी जा सकती है वो है कंट्रोल। यानी मैं जो चाहूं करूं, जब चाहूं करूं, जिसके साथ चाहूं करूं, जितनी देर चाहूं करूं, बस। असल में यही होती है असली दौलत, अपना समय अपने तरीके से जीने की आजादी। न कि सबसे महंगी चीजें, न सबसे बड़ा स्टेटस, न दूसरों को इम्प्रेस करना, बल्कि सुबह जब उठो तो अपनी मर्जी से उठो, काम करो तो खुशी से, जबरदस्ती से नहीं। हां कहो उन चीजों को जो दिल से करनी है, और ना कहो बिना किसी पछतावे के। लोग जल्दी रिटायर क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो पैसा नहीं, आजादी चाहते हैं। क्यों लोग रिमोट वर्क पसंद करते हैं? क्यों कोई खुद का बिजनेस करना चाहता है? क्योंकि हम सब अपने दिन पर अपना हक चाहते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति 50 लाख सालाना कमाता है, लेकिन हर हफ्ते 80 घंटे काम करता है, वैक्शन में भी ईमेल्स चेक करता है। दूसरा 5 लाख कमाता है, लेकिन 30 घंटे काम करता है और बच्चों के साथ समय बिताता है। अब बताइए, असल में अमीर कौन है? मॉर्गन कहते हैं,
असल दौलत पैसों से नहीं, समय के नियंत्रण से मापी जाती है। हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? स्पेशियस मॉर्निंग्स, कम स्ट्रेस, ना कहने की आजादी, अपनों के साथ वक्त। और अच्छी बात यह है, इसके लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। जरूरी है समझदारी से जीना। मॉर्गन का एक किस्सा। उन्होंने एक अमीर दोस्त से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन उठते ही ये कह सकूं, आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ना कोई टाइम टेबल, ना कोई बॉस, ना किसी को खुश करने का प्रेशर, बस आजादी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, पैसा कमाने का असली मकसद ये नहीं कि आप सबसे अमीर दिखें। मकसद है आपका दिन आपकी मर्जी से जिएं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे से समय खरीदना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप न कह सकते हैं बिना डर के, हाँ कह सकते हैं दिल से, और अपना दिन अपने ढंग से जी सकते हैं, वहीं से असली अमीरी शुरू होती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक अजीब लेकिन जबरदस्त भ्रम की, जिसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जहां हम सोचते हैं लोग हमें एडमायर कर रहे हैं, पर असल में वो खुद को हमारी जगह सोच रहे होते हैं। बने रहिए। अध्याय 8, मैन इन द कार भ्रम, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी आपने सड़क पर किसी महंगी लग्जरी कार को जाते देखा है? लाल चमचमाती फेरारी, जोर की आवाज, सबकी निगाहें उस पर। और फिर मन में ख्याल आया, वाह, ये इंसान कितना अमीर होगा। ठहरिए, मॉर्गन हाउसल कहते हैं, शायद वो इंसान वो प्रशंसा पा ही नहीं रहा जो उसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उसे नहीं देख रहे होते, बल्कि खुद को उस कार में बैठा हुआ सोच रहे होते हैं। यही है मैन इन द कार भ्रम। हम सोचते हैं अगर हम कुछ दिखावटी चीजें खरीदें, जैसे महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, तो लोग हमें एडमायर करेंगे, हमसे इंप्रेस होंगे। लेकिन सच्चाई ये है, लोग चीज को एडमायर करते हैं, व्यक्ति को नहीं। एक उदाहरण, आप सड़क पर चलते हैं और किसी को लाल फरारी चलाते देखते हैं। क्या आप सोचते हैं, वाह, ये इंसान कितना मेहनती, स्मार्ट और सफल होगा? या फिर आप सोचते हैं, काश मैं ये कार चला रहा होता? सच बताइए, दूसरा वाला ज्यादा सही है ना? हम क्या चाहते हैं? दिखाना कि हम सफल हैं। इसलिए हम डिजाइनर जैकेट पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ी खरीदते हैं, बड़ी कार चलाते हैं। लेकिन लोग आपको नहीं देख रहे होते, वो सोच रहे होते हैं, क्या मैं ये पहन सकता हूं? क्या मैं भी ऐसा कुछ खरीद सकूंगा? और सोशल मीडिया भी यही करता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ये पोस्ट करूं तो लोग सोचेंगे मैं सफल हूं। लेकिन ज्यादातर लोग बस स्क्रॉल करते हैं, तुलना करते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वैसा कर पाऊंगा? वे आपको एडमायर नहीं कर रहे, वे खुद की तुलना कर रहे हैं। मॉर्गन कहते हैं, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश अक्सर खुद को खो देने का रास्ता बन जाती है। तो असली इज्जत कैसे मिलती है? महंगी कार से नहीं, ब्रांडेड जूतों से नहीं, वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं, बल्कि दया से, सच्चाई से, विनम्रता से और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। दिखावा आपको फॉलोअर्स दे सकता है, लेकिन सम्मान और यादें, वो आपके व्यवहार से आती हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो चीजों से नहीं, अपने चरित्र से कमाएं। क्योंकि गाड़ी कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपके साथ किया गया व्यवहार लोग कभी नहीं भूलते। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी,
यानी असली दौलत वो है जो नजर नहीं आती। ये अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। बने रहिए इमाम। इसी सुनवाई अध्याय 9। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जब भी आप किसी अमीर व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो क्या देखते हैं? एक पहाड़ी पर बना महल जैसा घर, गाड़ी से निकलता एक फरारी वाला, या फिर वो घड़ी जो एक कार के दाम से भी महंगी हो। लगता है वाओ, ये इंसान कितना अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं वो चीजें असली दौलत नहीं होती, बल्कि वो दर्शाती हैं कि कितनी दौलत खर्च हो चुकी है। दौलत क्या है? दौलत है वो पैसा जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया। वो सेविंग्स, वो इन्वेस्टमेंट्स, वो फाइनेंशियल सुरक्षा जो चुपचाप बिना शोर किए आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखती है। दिखने वाली चीज छस खर्च की गई दौलत। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की घड़ी खरीदी। आप सोचते हैं ये कितना अमीर होगा, लेकिन असल में आपने देखा 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। अब वो पैसा काम नहीं कर रहा, ना ब्याज बना रहा है, ना निवेश में बढ़ रहा है। वो बस उसकी कलाई पर चमक रहा है। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है। वो एक सामान्य 500 रुपए की घड़ी पहनता है, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता जाता है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट पर 50 लाख रुपए निवेश में पड़े हैं। कौन ज्यादा अमीर है? शायद जो दिखता नहीं है वही सच्चा अमीर है। लोग क्यों फंसते हैं दिखावे में? क्योंकि हम मानते हैं अगर कोई बहुत खर्च करता है तो उसके पास बहुत होगा। लेकिन अक्सर उल्टा होता है। जितना ज्यादा कोई खर्च कर रहा है उतना ही कम उसके पास बच रहा है। सोशल मीडिया भी भ्रम पैदा करता है। लोग अपनी नई कार पोस्ट करते हैं, विदेश यात्रा की तस्वीरें, नए जूते, डिनर, शॉपिंग। लेकिन कभी आपने किसी को यह पोस्ट करते देखा है? मैंने इस महीने 20,000 रुपए सेव किए। मेरे एसआईपी ने 14% रिटर्न दिया। मैं 3 महीने का इमरजेंसी फंड बना चुका हूं। नहीं ना, क्योंकि असली दौलत फ्लैश नहीं होती, वो शांति से बढ़ती है। मॉर्गन का जबरदस्त वाक्य, दौलत वो है जो आप नहीं देखते। खर्च करना आपकी दौलत को खत्म करता है, दिखाना नहीं बढ़ाता। चलते चलते एक पड़ोसी की कहानी। आपका एक पड़ोसी नई एसयूवी ले आता है, चमचमाती, शानदार। बाहर से देखिए तो इंप्रेसिव होना वाली, लेकिन क्या आप जानते हैं शायद उस पर भारी कर्ज है। उसकी ईएमआई उसकी आधी सैलरी खा रही है। अब दूसरी तरफ एक और पड़ोसी है, 10 साल पुरानी होंडा चला रहा है, सामान्य कपड़े, सामान्य जीवन, लेकिन उसके पास है शांति, सुरक्षा और विकल्प। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, निवेश, फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कहने की क्षमता। जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो ही असली ताकत है। अब अगले अध्याय में हम उस आदत की बात करेंगे जो बहुत साधारण लगती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। पैसे बचाओ बिना किसी कारण के भी। बने रहिए। अध्याय 10, पैसा बचाओ, सेव मनी। कभी आपने किसी चीज के लिए पैसे बचाए और फिर वो चीज खरीदी ही नहीं, या फिर किसी इमरजेंसी के लिए सेव किया, लेकिन वो इमरजेंसी कभी आई ही नहीं? ऐसे में मन में सवाल उठता है, बचत का क्या फायदा जब उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं बचत का उद्देश्य सिर्फ खर्च करना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य होता है आपको विकल्प, ऑप्शंस देना। हमें बचपन से सिखाया जाता है बचत करो किसी खास चीज अस के लिए, जैसे घर खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए।
शादी के लिए, छुट्टी के लिए। ये ठीक है, लेकिन जिंदगी कभी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई अचानक मौका आ जाता है, और तब आप तैयार होते हैं या नहीं, ये आपकी बचत तय करती है। मॉर्गन कहते हैं, बचत करना, खुद को मजबूत बनाना, ना डर के लिए ना लालच के लिए, बल्कि इसलिए ताकि जब जरूरत हो तो आपको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। बचत, खास आत्मविश्वास। जब आप बचत करते हैं, आप खुद को समय देते हैं सोचने का। आप हर संकट में घबराते नहीं, बल्कि शांत रहकर रास्ता निकालते हैं। आप मौका आने पर हां कह सकते हैं, और जब कुछ गलत लगे तो नाव भी कह सकते हैं। और यही होती है असली ताकत। बचत का कोई तुरंत इनाम नहीं होता। लोग आपकी सेविंग्स नहीं देख सकते। आपको उसके लिए कोई लाइक नहीं मिलेगा, कोई तारीफ भी नहीं करेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आप तैयार हैं। मॉर्गन का ये वाक्य याद रखिए, बचत करना बिना वजह बेवकूफी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा समझदारी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, पैसे बचाइए, भले ही आपके पास कोई ठोस कारण ना हो। क्यों? क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ अचानक होता है, क्योंकि आपके पास विकल्प होंगे, क्योंकि आप दूसरों के भरोसे नहीं होंगे, और सबसे जरूरी, क्योंकि आप शांत, संतुलित और नियंत्रण में रहेंगे। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस गलतफहमी की जिसमें हम सोचते हैं हमें हर फैसला परफेक्ट लेना चाहिए। लेकिन क्या सच में जरूरी है कि हर निर्णय रैशनल हो? आगे जानिए क्यों कभी कभी रीजनेबल रैशनल होता है। बने रहिए। अध्याय 11, समझदारी तर्क से बेहतर होती है, रीजनेबल से रैशनल। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने एक लोन जल्दी चुका दिया, जबकि उसका ब्याज बहुत कम था। आपने अपनी सेविंग अकाउंट में ज्यादा कैश रखा, जबकि सब कह रहे थे इसे निवेश करो। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, और इससे भी जरूरी बात, आपने कोई गलती नहीं की। आइए समझते हैं। रैशनल यानी तर्कसंगत, वो फैसला जो पेपर पर सबसे सही हो, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, जो नंबर के हिसाब से सबसे बेहतर हो। और रीजनेबल यानी समझदारी, वो फैसला जो आपके लिए सही महसूस होता है, जो आपको सुकून देता है, जो आपको नियमित रूप से जारी रखने लायक लगता है। हम इंसान हैं, कैलकुलेटर नहीं। हमारे डर होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, हमारी जिंदगी की परिस्थितियां होती हैं। हम फैसले लेते हैं तर्क से नहीं, अनुभव और भावना से। और यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत हो सकती है, अगर हम इसे समझें। उदाहरण लीजिए, आपके पास एक लोन है जिस पर सिर्फ 5% ब्याज है। टेक्स्ट बुक कहेगी इसे चुकाने की क्या जरूरत, पैसा निवेश करो, 12% रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो लोन आपको रात को सोने नहीं देता, तो क्या निवेश से मिला 12% शांति दे सकता है? नहीं। ऐसे में वो लोन चुकाना रैशनल नहीं, लेकिन रीजनेबल जरूर है। मॉर्गन कहते हैं, सबसे अच्छा वित्तीय प्लान वो है जो आपको रात में चैन की नींद दे सके, न कि वो जो सबसे ज्यादा पैसा बना सके। सिर्फ एक बढ़िया प्लान काफी नहीं है, उस प्लान को निभा पाना ज्यादा जरूरी है। आपका प्लान कितना भी स्मार्ट हो, अगर वो आपको थका दे, तनाव दे या उबाऊ लगे, तो आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई प्लान थोड़ा कम परफेक्ट हो, लेकिन आप उसे सालों तक बिना थके निभा सकें, तो वही असली जीत है। ये वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज प्लान। परफेक्ट प्लान है 2 घंटे जिम रोज, लेकिन आप 3 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। अच्छा सा प्लान
है 30 मिनट की वॉक रोज, जो आप 6 महीने तक लगातार करते हैं। क्या बेहतर है? यही फर्क है सही और सही सोच का। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आपको परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे प्लान की जरूरत है जो आपके लिए काम करता है, जो आपको नियंत्रण में महसूस कराए दे, जो आपको घबराने न दे और जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी वो आपको उस राह पर टिकाए रखती हैं जहां तर्क हार मान लेता है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे जिंदगी में सबसे बड़ा सच, आप भविष्य नहीं जान सकते। और ज्यादातर नुकसान तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12, सरप्राइज। सरप्राइज। जिंदगी वही होती है जो तब घटती है जब आप कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे से जुड़ी जिंदगी को वो चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं होती, यानी सरप्राइज। चलो पीछे चलते हैं। साल 2007। हाउसिंग मार्केट उफान पर था। बैंक भारी मुनाफा कमा रहे थे। लोगों को लग रहा था जिंदगी सेट है। और फिर 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। अरबों डॉलर डूबे, लाखों नौकरियां गईं, करोड़ों लोगों के रिटायरमेंट प्लान तबाह हो गए। कितनों को इसकी भनक भी थी, बहुत कम। ठीक ऐसा ही हुआ 2020 में कोविड-19 के साथ। एक दिन सब सामान्य, अगले दिन लॉकडाउन, मार्केट क्रैश, डर, और लोग टॉयलेट पेपर के लिए लड़ रहे थे। इतिहास में ज्यादातर बड़े मोड़ आते हैं बिना किसी चेतावनी के। अब एक और उदाहरण, 9/11। किसी के दिमाग में नहीं था कि दो जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा सकते हैं, पर उस एक दिन ने दुनिया की इकॉनमी, सुरक्षा नीतियां, ट्रैवल सिस्टम सब बदल डाला। कितने फाइनेंशियल मॉडल्स ने इसे प्रेडिक्ट किया था? लगभग कोई नहीं। मॉर्गन इसे कहते हैं टेल इवेंट्स, यानी बहुत दुर्लभ लेकिन बहुत असरदार घटनाएं। ये आम नहीं होती, लेकिन जब होती हैं सब कुछ बदल देती है। सिर्फ प्लानिंग से ये नहीं टलती, आपको इनके लिए तैयार रहना होता है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। यह अधिकतर लोग अपना वित्तीय प्लान बनाते हैं पिछली मार्केट परफॉर्मेंस देखकर, औसत रिटर्न देखकर, और मानकर कि मिंग आगे भी यही होगा। पर क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ? क्या आपके प्लान में गलतियों या सरप्राइज के लिए जगह है? अगर नहीं, तो वो प्लान नहीं, फैंटेसी है। मॉर्गन की सलाह, सरप्राइज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, उसकी बजाय खुद को उसके लिए तैयार करो। कैसे तैयार हो? एक, अपने प्लान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। थोड़ा एक्स्ट्रा कैश, थोड़ी कम अपेक्षाएं, थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा, मानिए कि आप गलत हो सकते हैं। हर फैसला 100% सही नहीं होगा, लेकिन गलत होने के बाद भी खड़े रह सकें, यही असली जीत है। 3, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ये मान लेना सबसे खतरनाक सोच है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आप भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन आप खुद को सरप्राइज के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। योजना बनाइए, लेकिन लचीलापन भी रखिए। आशावादी बनिए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। रिस्क लीजिए, लेकिन सुरक्षा कवच के साथ। क्योंकि असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां प्लानिंग खत्म होती है।
अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे रूम फॉर एरर, यानी आपके फाइनेंशियल प्लान में गलती या अनहोनी के लिए कितना स्पेस है। यह अध्याय आपकी रणनीति को और मजबूत बना सकता है। बने रहिए। एक है अध्याय 13, गलती की गुंजाइश रखें, रूम फॉर एरर। अगर सब कुछ आपके हिसाब से ही चलना पड़े तो वो प्लान नहीं, खतरा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर सफल फाइनेंशियल प्लान की सबसे अनदेखी और सबसे जरूरी चीज होती है गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। सोचिए आप एक पुल पार कर रहे हैं। अगर उसकी भार सहने की क्षमता 10 टन है और आपकी गाड़ी भी 10 टन की है, क्या आप उस पर से गुजरेंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि उसमें कम से कम 12 से 15 टन की ताकत हो, यानी सुरक्षा का मार्जिन। अब इसे निवेश या पैसा संभालने पर लागू करें। अगर आपकी प्लानिंग इस भरोसे पर टिकी है कि रिटर्न हर साल 12% आएंगे, खर्च हमेशा उतना ही रहेगा, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, नौकरी हमेशा बनी रहेगी, तो ये प्लान नहीं, खतरनाक भ्रम है। रूम फॉर एरर, जिंदगी के सरप्राइज के लिए जगह छोड़ना। नौकरी गई, कोई बात नहीं, 6 महीने की बचत है। मार्केट गिरा, एसआईपी चालू रखो, पैनिक नहीं करो। मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन फंड है। यही होता है समझदारी से जीना। मॉर्गन कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग सोचते हैं, मुझे सब पता है, मैंने रिसर्च किया है, मेरा प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन उन्होंने अनसर्टेनिटी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। याद रखिए, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं, इसलिए उसमें चूक की गुंजाइश छोड़ना ही समझदारी है। वॉरेन बफेट भी यही करते हैं। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के पास हमेशा अरबों डॉलर नकद रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, कैश इज नॉट फॉर रिटर्न, इट्स फॉर सर्वाइवल। रूम फॉर एरर कैसे रखें? एक कम अपेक्षाएं रखें। अगर आप 12% की बजाय 8% रिटर्न माने और 12 मिल जाए तो खुशी, वरना तो निराशा। 2, ज्यादा सेविंग्स रखें, जितना जरूरी है उससे ज्यादा, हमेशा एक अतिरिक्त कुशन। तीसरे, रिजर्व में पैसा रखें, कभी खर्च न करने के लिए भी कुछ पैसा रखें, बस मन की शांति के लिए। 4, कभी कभी डरना ठीक है। डर आपको सतर्क बनाता है, सतर्कता आपको सुरक्षित रखती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, गलती की गुंजाइश छोड़ना मूर्खता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की चाबी है। जितना आप खुद को गलत होने की अनुमति देंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी प्लानिंग टिकाऊ होगी, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो लंबे समय तक खेल में टिके रहते हैं। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक आम लेकिन गुमराह कर देने वाली भावना की, यूल चेंज। यानी हम सोचते हैं कि हम भविष्य में भी वही चाहेंगे जो आज चाहते हैं, पर क्या सच में? बने रहिए। अध्याय 14, तुम बदल जाओगे, यूल चेंज। हम सोचते हैं कि हम जो आज चाहते हैं वही हम हमेशा चाहेंगे, पर वक्त और हालात बदलते हैं, और हम भी। कभी आपने पुरानी डायरी पढ़ी है या कोई पुराना मैसेज देखा है जिसमें आपने लिखा था, मैं जरूर एक्स या जेडी बनूंगा, या मैं कभी शादी नहीं करूंगा, या मेरी जिंदगी का मकसद ABC है। अब जब आप वो पढ़ते हैं, हंसी आती है ना? क्यों? क्योंकि आप बदल चुके हैं। मॉर्गन हाउसेल इसे कहते हैं, इतिहास की भ्रम का अंत। हम मानते हैं कि हम आज जिस सोच में हैं वही हमारी फाइनल फॉर्म है, लेकिन असल में हम लगातार बदलते हैं। हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे लक्ष्य और हमारे सपने सब बदलते हैं। अब सोचिए,
अगर आप 20 साल की उम्र में सोच लें कि मैं 35 की उम्र तक करोड़पति बनूंगा, मुझे कभी बच्चों की चाह नहीं होगी, मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगा, तो जरा रुकिए। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप 35 में भी वही चाहेंगे जो 20 में चाहते थे? शायद नहीं। तो फिर मॉर्गन का सवाल, क्या हम अपने पैसे और जिंदगी के फैसले अपने भविष्य के बदले हुए वर्जन को ध्यान में रखकर लेते हैं? अक्सर नहीं। हम आज जो महसूस कर रहे हैं उसी के हिसाब से पूरे जीवन की प्लानिंग कर देते हैं, और फिर जब समय बदलता है तो वो प्लान बोझ बन जाता है। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत आक्रामक निवेश करता है क्योंकि उसे रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपए चाहिए। फिर 10 साल बाद वो महसूस करता है, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुकून चाहिए था। अब उसे पछतावा होता है, मैंने इतने जोखिम क्यों लिए? मॉर्गन की सलाह, अपने प्लान्स को पत्थर की लकीर मत बनाइए, उन्हें पेंसिल से लिखिए ताकि जरूरत पड़ने पर मिटा सकें। तो क्या करें? पहला, लचीलापन रखें, अपनी योजनाओं में बदलाव की गुंजाइश रखें। 2, ओवर कमिट मत करें, जो आज अच्छा लगे उस पर सब कुछ दांव पर न लगाइए। 3, सोचिए, क्या मैं 10 साल बाद भी यही चाहूंगा? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन अगर नहीं, तो क्या मेरी योजना फिर भी काम करेगी? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आप भविष्य में बदलेंगे और ये बिल्कुल सामान्य है। इसलिए अपने फैसलों को थोड़ा ढीला रखें, अपने पैसों को थोड़ा लचीला रखें और अपने सपनों को थोड़ा खुला छोड़िए। जो सबसे खुशहाल होते हैं वो लोग होते हैं जो अपने आप को बदलने की इजाजत देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आखिरी और सबसे प्रभावशाली अध्याय की ओर, नथिंग्स फ्री। यानी जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, भले ही वो कीमत पैसा ना हो। बने रहिए। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, नथिंग्स फ्री। हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, भले ही वो सीधी नजर ना आए। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे को कीमत मानते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम पैसा नहीं, समय, ध्यान, धैर्य और मानसिक शांति चुकाते हैं। अब सोचिए, शेयर मार्केट में निवेश करना। आप पैसा लगाते हैं और बदले में आपको रिटर्न मिलता है। पर क्या सिर्फ पैसा लगाना ही काफी है? नहीं, आपको देना होता है। उतार चढ़ाव का तनाव, रातों की नींद, धैर्य और कभी कभी डर। यही है असली कीमत उस रिटर्न की। इसे मॉर्गन कहते हैं हिडन कॉस्ट। जैसे किसी पार्क में फ्री एंट्री लिखा हो, लेकिन अंदर जाकर पता चले खेलने के लिए हर झूले का अलग टिकट है। दिखता है फ्री, पर होता है खर्चा। अब सोचिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या ये फ्री मिलती है? नहीं, इसके लिए चाहिए सालों तक सेविंग की आदत, लालच से लड़ना, दूसरों को दिखावे में पीछे छोड़ना और अनुशासन। यानी हर फ्रीडम के पीछे एक कीमत छुपी होती है। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग वो चीजें चाहते हैं जिनकी कीमत वो चुकाना नहीं चाहते। सब रिटर्न चाहते हैं, पर रिस्क से डरते हैं। सब आजादी चाहते हैं, पर त्याग नहीं करना चाहते। सब अमीर बनना चाहते हैं, जी, पर धीरे धीरे आगे बढ़ने का धैर्य नहीं रखते। इसलिए जरूरी है कीमत को समझना और स्वीकार करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा रिटर्न मिले, तो आपको डर, शक और घाटे की फीस चुकानी होगी। अब विकल्प क्या है? आप कह सकते हैं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मुझे वो कीमत नहीं देनी। ठीक है, लेकिन तब आप रिटर्न भी मिस करेंगे। यानी या तो आप कीमत चुकाइए और परिणाम पाइए, या फिर कीमत से बचिए और औसत से भी कम पाइए।
क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। अगर आप उस कीमत को फीस समझ कर देंगे तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप उसे पेनाल्टी समझें तो आप भागते रहेंगे। निवेश में डरना ठीक है, पर उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना उससे भी बेहतर है। त्याग करना कठिन है, लेकिन वही आपको सबसे बड़ी आजादी दिला सकता है। अंतिम विचार, कंक्लूजन। अब जब आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह सफर पूरा कर लिया है, तो आपके पास वह सबसे कीमती चीज है, एक नया नजरिया। पैसे को सिर्फ संख्याओं की तरह मत देखिए, उसे व्यवहार, आदत, सोच और आत्म नियंत्रण की तरह देखिए। सबसे अमीर वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वही जो कम में भी संतुलन और आजादी महसूस करता है। किताब से मिले सबसे बड़े सबक सारांश में, एक कोई भी पूरी तरह समझदार नहीं होता। हर किसी की अपनी कहानी होती है। दूसरी किस्मत और रिस्क दोनों को समझिए और सम्मान दीजिए। तीसरा, पैसा संभालना ज्ञान की नहीं, आदतों की लड़ाई है। चौथे, दिखावे में मत उलझिए, असल दौलत वो है जो दिखती नहीं। पांचवा, बचत सिर्फ खर्च के लिए नहीं, सुरक्षा और अवसर के लिए की जाती है। छठी, हर योजना में गलती की गुंजाइश रखें। सात, आप बदलेंगे और यह एक ताकत है, कमजोरी नहीं। आठवां, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, सच्ची सफलता की एक कीमत होती है। अब आगे क्या? आपसे कोई पैसे के बारे में पूछे तो उन्हें किताब मत दीजिए, उन्हें सुनाइए अपनी सोच। बताइए कि पैसे को समझना सिर्फ कमाने या खर्चने की बात नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की बात है। और तब आप सिर्फ अमीर नहीं, बुद्धिमान बन चुके होंगे।